1922 में एक 15 साल का लड़का अपनी जॉब के पहले दिन एक स्मॉल ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि टोक्यो जापान में थी वहां जाता है और वहां का ओनर उसे उसके काम की जगह उसको बच्चे संभालने और सफाई का काम करने को कहता है। लेकिन उस टाइम किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था और किसी को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि किसी को कोई आइडिया ही नहीं था कि ये बड़ा होकर एक बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा जो दुनिया पे राज करेगी। कुछ डिकेड्स के बाद ये लड़का सोइचिरो होंडा मुकाबला करता है बड़ी बड़ी कंपनी से जो कार बनाती है। ये कहानी है एक गरीब जापानीज बच्चे की जो गुर्बत से निकलकर एक मल्टी बिलियनियर कंपनी बनाता है होंडा। कहानी की शुरुआत होती है 1906 में जापान के एक गांव केंड्रियो शिजुका में, जहां गिए होंडा और उसकी वाइफ मिका होंडा जन्म देते हैं अपने पहले बच्चे सोइचिरो होंडा को। होंडा के फादर लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल्स भी रिपेयर करते थे और होंडा को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ये बड़े शौक से अपने फादर के साथ साइकिल्स रिपेयर करने में दिलचस्पी रखते थे। होंडा जब 8 साल का था उसने अपने मोहल्ले में एक अजीब आवाज़ सुनी और फिर घर से बाहर निकल आया देखने के लिए, तो उसने एक कार देखी जो कि फोर्ड मॉडल टी थी और ये होंडा ने अपनी लाइफ में पहली बार कोई 4 टायर्स पे चलने वाली इंजन देखी और इतना खुश हुआ कि उसके पीछे पीछे भागता रहा। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब ये 15 साल का था और एक आर्ट शुकाई नाम के ऑटोमोबाइल कंपनी में एज अ टेक्नीशियन काम करने गया, लेकिन वहाँ इससे सफाई करवाई गई और बच्चे संभालने के लिए दे दिए गए। लेकिन फिर भी होंडा ये काम करता रहा क्योंकि ये अपना घर अपने माँ बाप छोड़कर यहाँ आया था और ये नाकामयाब होकर वापस नहीं जाना चाहता था। कुछ महीने बाद आर्ट शुकाई के ओनर ने होंडा से वर्कशॉप्स का भी काम लेना शुरू कर दिया। होंडा को शुरू से इस काम में इंटरेस्ट था और ये आसानी से चीज़ों को समझ जाता था। कुछ ही महीनों में होंडा बहुत सारी गाड़ियों के पार्ट्स के बारे में जान चुका था। होंडा की मेहनत और लगन ने इसको अपने बॉस का खास आदमी बनाया और इसके ओनर्स ने इसको ना सिर्फ मैकेनिकल रिपेयर सिखाए बल्कि साथ साथ कंपनी के बिजनेस के बारे में भी बताया। इस कंपनी के थ्रू ही होंडा को मोटर स्पोर्ट्स का पता चला और ये टाइम था जब मोटर स्पोर्ट्स को पॉपुलैरिटी मिल रही थी यूरोप, अमेरिका और जापान में। और 1923 में आर्ट शुकाई के मालिक ने कार्स बनाना शुरू कर दी अपने वर्कर्स की मदद से, इंक्लूडिंग होंडा। इनका फर्स्ट मॉडल था आर्ट डेमलर और इनका सेकंड मॉडल था द कर्टिस और ये गाड़ियाँ सेकंड हैंड इंजन से बनाई गई थी और कर्टिस को जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में चलाया गया और इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। अब इसके बाद होंडा मिलिट्री में जाना चाहता था, लेकिन ये मेडिकली फिट नहीं था। उसको कहा गया कि ये कलर ब्लाइंड है, तो इसने वापसी आर्ट शुकाई में काम कंटिन्यू रखा और 1928 में आर्ट शुकाई ने अपनी दूसरी ब्रांच खोली हमामत्सु में और इन्होंने होंडा पे यकीन करके इसको उस ब्रांच का इंचार्ज बना दिया। और फिर इस न्यू ब्रांच को कोई फ़ायदा नहीं हुआ शुरू के साल में, क्योंकि लोग एक 21 साल लड़के और न्यू कंपनी पे यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाया और 1930s में इस ब्रांच में एक अकेले होंडा से 30 लोगों की ब्रांच बन गई। होंडा एक ब्रिलियंट मैकेनिक तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बेहतरीन ड्राइवर भी था। और फिर इसने अपनी ही शॉप पे एक गाड़ी बनाई जिसका नाम रखा गया हमामत्सु स्पोर्ट्स कार और इस गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी और ये अपने आप एक रिकॉर्ड था जो कि 20 साल तक रहा। रेसिंग उस टाइम बहुत डेंजरस होती थी एज कम्पेयर टू टुडे। और फिर 1936 में एक हादसा पेश आया जिसमें होंडा का एक्सीडेंट हो गया रेसिंग के दौरान और फिर वो मरते मरते बच गया। लेकिन होंडा की लेफ्ट आर्म फ्रैक्चर हो गई और इसका शोल्डर अलग हो गया और फेस डैमेज हो गया।
हॉस्पिटल में कुछ महीने की रेस्ट के बाद होंडा 4 महीने बाद रेसिंग में वापस आ गया और इसके घर वाले इसके इस फैसले पे बिल्कुल परेशान थे। तो अपने बाप और अपनी वाइफ के कहने पे होंडा ने रेसिंग करना छोड़ दी। 1936 के एंड में होंडा थक चुका था इस काम से और कुछ बड़ा करना चाहता था। होंडा ने आर्ट शुकाई कंपनी को अपना प्लान बताया और कहा कि गाड़ियों के पार्ट्स के लिए अलग कंपनी खोली जाए, लेकिन इन्वेस्टर्स ने प्लान रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जो चल रहा है उससे काफ़ी पैसा आ रहा है और ये तुम्हारा प्लान अननेसेसरी है। तो होंडा ने डिसाइड किया और फिर खुद की ही कंपनी खोल दी। होंडा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री के नाम की कंपनी खोली। कंपनी तो खुल चुकी थी, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए होंडा के पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर आर्ट शुकाई के लिए काम करता था और रात में अपनी नई कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक यही रूटीन चलती रही और कोई कामयाबी नहीं मिली। तो होंडा ने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। 1939 में लगातार 3 साल मेहनत करने के बाद वो आखिरकार एक इंजन पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब इसने आर्ट शुकाई से काम छोड़कर फुल टाइम इंजन पिस्टन बनाने में लग गया। लेकिन इसको क्या पता कि इसके पिस्टन्स में अभी भी बहुत सारे फॉल्ट्स थे। इसने अपने पिस्टन्स टोयोटा कंपनी को ऑफर किए तो टोयोटा ने 50 में से 47 डिज़ाइंस रिजेक्ट कर दिए। होंडा ने मुख्तलिफ कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे लगाए और कार मैन्युफैक्चरर्स से मिला। अगले कई साल उसने मार्केट को समझने में लगा दिए और इसके बाद होंडा ने दोबारा पिस्टन बनाया और इस बार ये पिस्टन हर कंपनी को पसंद आया और इसको धड़ाधड़ ऑर्डर मिलना शुरू हो गए थे। और एक बार फिर होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते हुए नजर आ रहे थे। होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी, ये किसको मालूम था। 1941 में जापान वर्ल्ड वार 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई कंपनीज को अपने अंडर कर लिया, जिसमें से होंडा की कंपनी भी थी। और फिर चीज़ें मज़ीद ख़राब हो गई जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में डाला गया। अगले 3 साल बहुत मुश्किल गुजरे, लेकिन 1944 में एक बड़ा वाक़या हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया था। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की कंपनी पे गिरा और पूरे मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और जापान ये जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। और फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए जिसने जापान की कमर ही तोड़ दी। इस वाक़ये के बाद जापान ने अमेरिकन्स के आगे सरेंडर कर दिया। जंग तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। फिर होंडा को जापानीज आर्मी का एक छोटा इंजन मिला जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर उसको एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को अपनी साइकिल में लगाया जाए और अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। उस दौर में लोग पहले ही महंगाई से परेशान थे, तो लोगों को होंडा का ये आइडिया बहुत पसंद आया और सबने होंडा को ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए। अब चंद यूज्ड इंजन्स तो होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि होंडा ने अपना इंजन बनाने का फैसला किया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हज़ारों की तादाद में ये मोटरसाइकिल बना सके, तो उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक खत लिखा जिसमें बताया कि पहले पे करें, बाइक बाद में दी जाएगी। और होंडा पे लोगों को इतना यकीन हो चुका था कि 3,000 लोगों ने एडवांस पैसे दे दिए। ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। क्योंकि होंडा को रेसिंग का शौक तो था ही, इसलिए होंडा ने फिर स्पोर्ट्स बाइक्स बनाने का फैसला किया। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे। 62 इयर्स की एज गुजार के होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से देखता आ रहा था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। होंडा ने पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गई।
اس کے بعد اسپورٹس کار S500 لانچ کی جس کے صرف 1300 یونٹس ہی سیل ہوئے، لیکن اس کے بعد فائنلی ہونڈا سیوک لانچ کی گئی اور یہ گاڑی بہت مشہور ہو گئی۔ 1980s تک ہونڈا جاپان کی تیسری بڑی کمپنی تھی اور پھر صرف 10 سالوں میں یہ دنیا کی تیسری بڑی کمپنی ہو گئی، اور پھر 5 اگست 1991 کو ہونڈا کی موت ہو گئی۔ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔